नमस्कार मित्रों, साध्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा जो अध्ययन अध्यापन का विषय मनोवैज्ञानिक संप्रदाय चल रही हैं, मनोवैज्ञानिक संप्रदायों को तथ्यात्मक रूप से अध्ययन से जोड़ रहे हैं। मनोवैज्ञानिक संप्रदायों में संरचनावाद, कार्यवाद, व्यवहारवाद एवं गेस्टाल्टवाद की अध्ययन अध्यापन से जुड़ी हुई सामग्री से अवगत हुए। अब मनोवैज्ञानिक संप्रदाय का अगला जो संप्रदाय है मनोविश्लेषणवाद है। तो मित्रों, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के बारे में तथ्यात्मक रूप से जानेंगे कि मनोविश्लेषणवाद की स्थापना, मनोविश्लेषणवाद का वास्तविक अर्थ, मनोविश्लेषणवाद का वर्गीकरण, मनोविश्लेषणवाद की विधियाँ, क्योंकि मनोविश्लेषणवाद परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। अमूमन हर परीक्षा में मनोविश्लेषणवाद से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं और इस तरीके से प्रश्न आते हैं कि मनोविश्लेषणवाद को पढ़ने के बावजूद भी उनमें कहीं न कहीं उलझन रहती है, क्योंकि मनोविश्लेषणवाद अपने प्रक्रिया में इतना विस्तृत है कि उसे भिन्न भिन्न तथ्यात्मक रूप से जानने के लिए हमें समय भी चाहिए और उसकी जो तकनीकी शब्दावली है या उसके जो अर्थ से संबंधित स्पष्टता है वो कहीं न कहीं तारतम्यता में नहीं बैठ पाती है। तो इसलिए मित्रों, मैंने मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत को अपनी अध्ययन अध्यापन सामग्री से जोड़ते हुए, उसे परीक्षा उपयोगी बनाते हुए, उसको अपने अध्ययन से संबंधित भागों में उसे विभाजित किया है। मनोविश्लेषणवाद को सबसे पहले हम उसके अर्थ के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमने देखा है, अमूमन हम पढ़ते भी रहते हैं, सभी लोग आप अध्ययन से भी जुड़े हुए हैं कि मनोविश्लेषणवाद से जुड़ी हुई जो चीज़ें जैसे ही परीक्षा में आ जाती हैं उनसे ही संबंधित हम अपने अध्ययन अध्यापन को दिशा देते हैं। वास्तविक बात यह है कि मनोविश्लेषणवाद के मूलभूत जो अर्थ हैं उनसे पहले हम परिचित हों कि मनोविश्लेषणवाद की जो स्थापना फ्रायड ने की थी उसकी वास्तविक पृष्ठभूमि क्या है, उसके आधार क्या हैं। यूँ तो अमूमन हम अध्ययन अध्यापन में चेतना के स्तर, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, संरचनात्मक, इड, ईगो, सुपर ईगो, गतिकी, मूल प्रवृत्ति, चिंताएं, अहम रक्षा युक्तियां एवं अवस्थाओं को भिन्न भिन्न तरीके से पढ़ते रहते हैं। परंतु मित्रों, मैंने यहाँ आपकी अध्ययन अध्यापन की सामग्री को मनोविश्लेषणवाद से जोड़ते हुए उसको वर्गीकृत और उसकी क्रमबद्धता को आप तक पहुंचाने के लिए मेरा प्रयास है। तो साथियों, मनोविश्लेषणवाद की प्रथम दृष्टि कुछ उन चीज़ों को पढ़ें कि मनोविश्लेषणवाद की स्थापना अमूमन हमें पता है कि कहाँ, कैसे, कब, किसने की, फिर भी उनसे जुड़ी हुई कुछ तथ्यात्मक जानकारी जब अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए हैं तो उससे तथ्यात्मक जानकारी भी कुछ हम अपने उस पर अध्ययन करें। तो साथियों, मनोविश्लेषणवाद, इसे मनोवैज्ञानिक संप्रदायों में प्रथम बल के रूप में जाना जाता है। इस चीज को नोट करो, क्योंकि मैंने आपको यह व्यवहारवाद में ही बताया था कि मनोविश्लेषणवाद को प्रथम बल के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। मनोविश्लेषणवाद या साइको एनालिसिस थ्योरीज, जिसकी स्थापना सिगमंड फ्रायड ने की, जानते हैं? सिगमंड फ्रायड ने वियना, ऑस्ट्रिया में की थी। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद की स्थापना उसी समय की थी लगभग जिस समय मनोविज्ञान ने अपना
वैज्ञानिक रूप धारण किया था, प्रयोगात्मक रूप धारण किया था। उसी समय के लगभग समकालीन फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद को वियना में स्थापित किया था। फ्रायड स्वयं में एक मनोचिकित्सक था। उसका जो कार्य था वो चिकित्सा से जुड़ा हुआ था। लोगों की आंतरिक भावनाएं या मन से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान या उपचार करता था। तो फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद की स्थापना उसी समय की, लगभग जिस समय मनोविज्ञान ने अपना प्रयोगात्मक रूप धारण किया था। यह पता है आपको मित्रों कि मनोविज्ञान ने अपना प्रयोगात्मक रूप धारण करना वैज्ञानिक काल में विलियम वुंट ने सबसे पहले प्रयोगशाला की जब स्थापना की थी, उसी के समकालीन वियना में फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद की स्थापना की। अब यहां भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणवाद की स्थापना वैज्ञानिक काल में हुई, और इंपॉर्टेंट बात है कि वैज्ञानिक काल में हुई। इस मनोविश्लेषणवाद को वास्तविक रूप से अगर इसके अर्थ पर जाएं तो यह व्यक्तित्व के उन व्यवहारों का अध्ययन करता है जहां मानव असामान्य रूप से क्षुब्ध रहता है, डिस्टर्ब रहता है। उस स्थिति में फ्रायड ने व्यक्तित्व के उन व्यवहारों को जो मानव की क्षुब्धता से या मनोविकृति से जुड़े हुए हैं, उनके संबंध में मनोविश्लेषणवाद की स्थापना की थी। तो यहां पर उससे जुड़ी हुई कुछ तथ्यात्मक सामग्री जो उसकी स्थापना अर्थ से जुड़ी हुई है, उसको हम एक बार अवलोकन करें। उसके बाद मनोविश्लेषणवाद का अगला जो पार्ट है वो उसके चेतना के स्तरों का होगा। उसके बाद अगला जो उसके अगले पार्ट होगा मनोविश्लेषणवाद का, संरचना का होगा। उसके बाद गतिकी का होगा। उसके बाद अवस्थाओं का, जिन्हें हम मनोलैंगिक अवस्था कहते हैं। तो यहां पर पहला जो पार्ट है मनोविश्लेषणवाद के शुरुआती आधारभूत तत्वों का हम अध्ययन करें। तो साथियों, मनोविश्लेषणवाद को मनोगतिक उपागम, साइकोडायनामिक अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी प्रश्न भी आ जाता है मनोगतिक उपागम किसे कहते हैं, तो इसी मनोविश्लेषणवाद को कहते हैं जिसकी स्थापना सिगमंड फ्रायड ने की थी। आइए, स्थापना सिगमंड फ्रायड ने वियना ऑस्ट्रिया में की। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। यहां तक सभी लोगों को इससे जुड़ी जानकारी भी संग्रहित है। अब इसके अर्थ पर आए तो मनोविश्लेषणवाद व्यक्तित्व से संबंधित व्यवहारों का प्रथम उपागम माना जाता है। इंपॉर्टेंट है कि अगर व्यक्तित्व के उन व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए कोई सबसे पहले उपागम है तो वो मनोविश्लेषणवाद है, जिसकी स्थापना वैज्ञानिक काल में सिगमंड फ्रायड द्वारा हुई थी। अब यहां आपके दिमाग में आया होगा कि व्यक्तित्व एक भारी भरकम टॉपिक है, और अगर हम व्यक्तित्व के बारे में, जैसे व्यक्तित्व के और भी उपागम है, शरीर रचना का उपागम है, द्रव गुणों के आधार पर है, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर है, तो यहां पर एक दृष्टि डाल लें ओरली, क्योंकि आप इस ओरली अभिव्यक्ति को सुनेंगे तो इससे कुछ न कुछ परीक्षा से जुड़ी तथ्यात्मक सामग्री आप तक पहुंचेगी। मित्रों, व्यक्तित्व की अगर बात करूं तो पूर्व वैज्ञानिक काल में व्यक्तित्व का अगर किसी ने कोई उपागम विकसित किया था तो वो द्रव गुणों का उपागम विकसित किया था हिप्पोक्रेट्स ने। उस उपागम का विकास पूर्व वैज्ञानिक काल में हुआ था। सबसे पहले पूर्व वैज्ञानिक काल में जहां दार्शनिक लोग मनोवैज्ञानिक तत्वों पर अपना अध्ययन कर रहे थे, उसी समय हिप्पोक्रेट्स ने द्रव गुणों के आधार पर पूर्व वैज्ञानिक काल में व्यक्तित्व के वर्गीकरण किया था। और अगर वैज्ञानिक काल में अगर सबसे पहले किसी ने व्यक्तित्व पर व्यवहारों का अध्ययन किया है, उस पर कोई उपागम या सिद्धांत विकसित हुआ है, तो वह
सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है। इसके बाद शरीर रचना के आधार पर, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर, शील गुणों के आधार पर तमाम लोगों ने व्यक्तित्व की व्याख्या की है, परंतु यहाँ पर हम मनोवैज्ञानिक संप्रदायों में भारी भरकम संप्रदाय जो परीक्षा उपयोगी है, जिसे हम मनोविश्लेषणवाद कहते हैं, तो उसकी हम तथ्यात्मक सामग्री से जुड़े। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हुई कि अगर व्यक्तित्व में जो व्यवहार हैं असामान्य, उनसे संबंधित अगर किसी ने सिद्धांत विकसित किया जिसका नाम मनोविश्लेषणवाद, वो फ्रायड ने वैज्ञानिक काल में विकसित किया था। आगे बढ़ते हैं। मनोविश्लेषणवाद में फ्रायड ने असामान्य व्यवहारों का अध्ययन किया जो कि नैदानिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आता है। ध्यान दें, मनोविश्लेषणवाद में यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणवाद में फ्रायड ने किन विषयों पर अध्ययन किया, तो उसने असामान्य व्यवहारों का अध्ययन किया और कुछ पृष्ठभूमि के अंतर्गत किया, तो वो नैदानिक। अब नैदानिक बात आप जानते होंगे, नैदानिक कह देने से दो बात जुड़ जाती हैं, उनकी जांच करना और फिर उनका उपचार करना। तो नैदानिक पृष्ठभूमि ये अर्थ स्पष्ट करती है कि किसी भी प्राणी के जो व्यवहार हैं उनके पीछे क्या कारण है जो असामान्य है, और उनकी जांच करने के बाद, जो कारण पता करने के बाद उनके उपचार से संबंधित क्रियाएं की जाती हैं। तो इसलिए स्पष्ट है कि मनोविश्लेषणवाद का जो विकास हुआ वो असामान्य व्यवहारों को समझने के लिए, उसका उपचार करने के लिए, अर्थात नैदानिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत हुआ। आगे फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद में मनोविकृति एवं मानसिक रूप से क्षुब्ध व्यवहारों का अध्ययन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मनोविश्लेषणवाद की जो अध्ययन विषय है वो कैसे व्यवहार हैं जो मनोविकृति से संबंधित हैं अथवा मानसिक रूप से क्षुब्ध। मानसिक रूप से क्षुब्ध का मतलब मेंटल डिस्टर्ब। जो मेंटल डिस्टर्ब होते हैं, ऐसे व्यवहार जो असामान्य व्यवहार कहे जाते हैं, तो उन व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित मनोविश्लेषणवाद की स्थापना हुई। आगे फ्रायड ने, यहां भी इंपॉर्टेंट है, फ्रायड ने जो पृष्ठभूमि अपनाई थी उनमें कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण कारक थे जो असामान्य व्यवहारों को प्रदर्शित करने के लिए उसको स्पष्ट करते थे। जैसे फ्रायड ने जैविक कारक, निराशावादी, निश्चयवादी जो व्यवहार करते हैं मानव, उनको उसने अपने पृष्ठभूमि के तथ्यों में जोड़ा। तो ध्यान दें कैसे, जिनका जैविक कारक है, जैविक कारक, निश्चयवादी व्यवहार या निराशावादी व्यवहार, तो ऐसे ही व्यवहार असामान्य व्यवहार कहे जाते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं, क्योंकि फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद की प्रक्रिया में जितना भी क्रियाकलाप उससे जुड़ा हुआ है, उसके साथ और भी लोग जुड़े हुए थे, लेकिन उनको हम यहां पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि मनोविश्लेषणवाद की वास्तविक पृष्ठभूमि का संबंध ही फ्रायड से है। तो यहां अगर हम उनको भी जोड़ देते हैं, हम कह देते हैं कि मनोविश्लेषणवाद की स्थापना में उनके साथ और भी लोग थे। जब वैचारिक भिन्नता थी तो वो लोग अलग हो गए। तो मनोविश्लेषणवाद का जो वास्तविक संबंध है फ्रायड से ही है। अब बात रही कि जो मनोविश्लेषणवाद से अलग जो फ्रायडियन थे, जो नव मनोविश्लेषणवादी थे, उनमें से कुछ फ्रायड के शिष्य भी थे, जो फ्रायड के अंत में जो विचार थे उनके वो विरोधी हुए। तो उन्होंने एक नया विश्लेषणवाद, नव मनोविश्लेषणवाद की स्थापना कर दी और उसमें अपने अपने विचारों के आधार पर उन्होंने उसका अध्ययन किया। जैसे कार्ल जुंग, एडलर, और भी लोग हैं जो फ्रायड को भी नहीं जानते हैं नव मनोविश्लेषणवाद में, तो वो भी हैं। तो वहां पर उन चीजों को पढ़ेंगे। परंतु मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि मनोविश्लेषणवाद जैविक, निराशावादी और निश्चयवादी छवियों से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करता था, जो कि उसके केवल और केवल जो आनुवांशिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं, वो जैविक स्वरूप को प्रदर्शित कर रहे हैं। परंतु नव मनोविश्लेषणवाद जैविक नहीं था, वो पर्यावरणीय था। इसलिए मैंने ये बात यहाँ आपको
स्पष्ट की है कि अगर जैविक व्यवहारों से संबंधित, निराशावादी व्यवहारों से संबंधित, निश्चयवादी व्यवहारों से संबंधित अगर कोई सिद्धांत विकसित हुआ तो उसका नाम मनोविश्लेषणवाद, जिसकी स्थापना फ्रायड ने की है। तो यहां बात ये स्पष्ट हुई। अब मनोविश्लेषणवाद से संबंधित फ्रायड ने जो विधियां अपनाई, उन विधियों के बारे में जाने। खासकर जो असामान्य व्यवहारों से संबंधित जो विधियां होती हैं, उन विधियों का हम सूक्ष्म परिचय जाने। जैसे सबसे पहली सम्मोहन विधि, जिसे अंग्रेजी में हाइपोनेसिस कहते हैं। सम्मोहन विधि के अंतर्गत शारीरिक और संवेगात्मक समस्याओं का अध्ययन किया फ्रायड ने। इंपॉर्टेंट है कि फ्रायड ने शारीरिक और संवेगात्मक जो समस्याएं थी उन व्यवहारों में, उसके लिए कौन सी विधि अपनाई? तो सम्मोहन विधि, हाइप्नोसिस विधि स्पष्ट हुई। जहां शारीरिक और संवेग, जहां संवेग और शारीरिक समस्याएं अगर व्यवहार में प्रदर्शित हैं और असामान्यता प्रदर्शित हो रही है, तो फ्रायड ने जो विधि प्रयोग में ली थी उसका नाम था सम्मोहन विधि। और भी विधि है, जैसे मुक्त साचार्य विधि, जिसे फ्री एसोसिएशन विधि भी कहते हैं। जैसे स्वप्न विश्लेषण विधि, जिसे ड्रीम एनालिसिस कहते हैं। ऐसी विधि मुक्त साचार्य और स्वप्न विश्लेषण विधि, जिनका जो प्रयोग किया था वो आंतरिक रूप से जो मानव होता है, मानव के जो विचार होते हैं और उन विचारों को स्वतंत्रता से प्रकट करता है, अपनी इच्छाओं को, भावनाओं का जब प्रकट करने में वो इच्छा जाहिर करता है, तो ऐसे व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए जो विधि अपनाई थी फ्रायड ने, मुक्त साचार्य विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि। तो यहां पर सिर्फ यह है कि जो आंतरिक व्यवहारों से संबंधित अगर कोई विधि है मनोविश्लेषणवाद में, तो वो स्वप्न विश्लेषण विधि और मुक्त साचार्य विधि है। और शारीरिक और संवेगात्मक व्यवहारों की जो समस्या बनती है उसके अध्ययन से संबंधित अगर मनोविश्लेषणवाद में कोई विधि, तो वह है सम्मोहन विधि। तो यहां पर सूक्ष्म तौर पर हम केवल और केवल मनोविश्लेषणवाद में फ्रायड कौन था, फ्रायड ने स्थापना कहां की और फ्रायड ने स्थापना क्यों की, जिसने असामान्य व्यवहारों को माध्यम बनाया, जिसके कारण मानव इस वातावरण में क्षुब्ध रहता है, अपने भावों को मनोविकृत रूप से प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से इसके जो प्रथम दृष्टिकोण में मनोविश्लेषणवाद की जो आधार की तथ्यात्मक जानकारी है। अब इसके आगे साथियों इंपॉर्टेंट बात है, मनोविश्लेषणवाद में फ्रायड ने अपने जो तथ्यात्मक रूप से अध्ययन प्रक्रिया की है, अब उसको आगे बढ़ाया। तो मनोविश्लेषणवाद का वर्गीकरण किया कि कैसे मानव के इन व्यवहारों का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। मानव के उन व्यवहारों में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो उसके उन व्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान रखें साथियों, मनोविश्लेषणवाद को भिन्न भिन्न तथ्यों पर अध्ययन करते हुए फ्रायड ने 4 भागों में वर्गीकृत किया। नंबर 1, व्यक्तित्व का संगठन, जिसे चेतना के 3 स्तरों से जाना जाता है। नंबर 1 चेतन, जिसे
कॉन्शियस कहते हैं, पढ़ेंगे। आगे का जो टॉपिक होगा पहले पहले समझ लें उसका वर्गीकरण कि मनोविश्लेषणवाद को फ्रायड ने भिन्न भिन्न तथ्यात्मक रूप से कि व्यक्तित्व में जो व्यवहार होते हैं वो किन किन घटकों से जुड़े हुए हैं। तो उसने सबसे पहला वर्गीकरण किया कि व्यक्तित्व का संगठन, जिसे चेतना के 3 स्तर कहते हैं। पहला चेतन, दूसरा अर्धचेतन, जिसे सबकॉन्शियस कहते हैं, तीसरा अचेतन, जिसे अनकॉन्शियस कहते हैं। अब इनको तीनों को भिन्न भिन्न तरीके से पढ़ेंगे कि पहला वर्गीकरण व्यक्तित्व के संगठन, यानी कि व्यक्तित्व मनोविश्लेषणवाद में जो व्यक्तित्व से जुड़े हुए व्यवहार हैं उनमें व्यक्तित्व का संगठन, जिसके चेतना के 3 स्तर, पहला पार्ट। दूसरा व्यक्तित्व की प्राथमिक संरचना, की प्राथमिक संरचना, जिसमें व्यक्तित्व से जुड़े हुए 3 संरचनाओं को स्पष्ट किया। पहला उपाहम, जिसे इड कहते हैं। दूसरा अहम, जिसे ईगो कहते हैं। तीसरा पराहम, जिसे सुपर ईगो कहते हैं। इनको भी पढ़ेंगे कि व्यक्तित्व की संरचना में इनकी क्या क्या भूमिका है, दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है व्यक्तित्व की गतिकी, व्यक्तित्व की गतिकी के अंदर भी 3 हैं महत्वपूर्ण। नंबर 1 मूल प्रवृत्ति, नंबर 2 दुश्चिंताएं, जिन्हें चिंता भी कहते हैं। नंबर 3 अहम रक्षा युक्तियां, ये व्यक्तित्व की गतिकी के अंतर्गत आते हैं मनोविश्लेषणवाद में। फ्रायड ने इनका भिन्न भिन्न तरीके से अध्ययन किया और महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी। ये तीसरा पार्ट है। चौथा पार्ट है विकास अवस्था कहो या मनो लैंगिक अवस्था कहो, या अंग्रेजी में लिबिडो भी कहते हैं। इसको फ्रायड ने 5 अवस्थाओं में, जो कि मनोलैंगिक आधार पर वर्गीकृत किया। पहली मुखावस्था पढ़ेंगे, दूसरी गुदावस्था, तीसरी सेशन अवस्था, लिंग प्रधान अवस्था भी कहते हैं। चौथी सुषुप्तावस्था, पांचवी जननेन्द्रिय अवस्था। अब यहां केवल और केवल इस बात को ध्यान रखना है कि इनसे जुड़े हुए भिन्न भिन्न परीक्षाओं में उसकी परीक्षा उपयोगी शब्दावली, परीक्षा से जुड़े हुए प्रश्नों की प्रकृति, बहुत क्वेश्चन आते हैं और अधिकतर यहीं से क्वेश्चन आते हैं। या तो वो क्वेश्चन चेतना के 3 स्तरों से होगा, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। अब इनको समझना है, इनको भिन्न भिन्न परिस्थितियों में समझना है, परीक्षा उपयोगी तरीके से समझना है। दूसरा व्यक्तित्व की संरचना, इड ईगो सुपर ईगो की क्या भूमिका है,
कहाँ कहाँ उनके जो शब्दावली है, जो परीक्षा उपयोगी है, जो तकनीकी शब्दावली के आधार पर जो परीक्षा को प्रभावित करता है, उसको समझना है, इसके कार्य व्यवहारों को समझना है। तीसरा, व्यक्तित्व की गति की, जिसमें मूल प्रवृत्ति, किस तरीके से मनोविश्लेषणवाद में फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को एक महत्वपूर्ण माध्यम भी माना और इनके क्या क्या क्रियाएं हैं, इनको हम पढ़ेंगे। चौथा, विकास की अवस्था, इन्हें मनोलैंगिक अवस्था या लिबिडो भी कहते हैं। तो ये मनोविश्लेषणवाद को फ्रायड ने अपने अध्ययन सामग्री में 4 भागों में वर्गीकृत किया। तो इसलिए एक सीधा सा सवाल भी है कि व्यक्तित्व व्यवहारों के आधार पर मनोविश्लेषणवाद का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है। तो जाहिर सी बात है 4 भाग हैं और आप पढ़ते भी होंगे परोक्ष अपरोक्ष रूप से। क्या इन्हें हम चाहे इसी को पढ़ लें, इन्हें छोड़ दें, ये मनोविश्लेषणवाद का हिस्सा है। अगर हम इसे पढ़ लें, हम सारे को छोड़ दें कि ये ही आता है महत्वपूर्ण, तो ये भी उसका हिस्सा है। लेकिन स्रोत से, एक क्रमबद्धता से कि मनोविश्लेषणवाद की एक क्रमबद्धता की सार्थकता क्या है, और पढ़ने में भी रुचि आएगी। यहां पर केवल मेरा उद्देश्य ये मार्गदर्शन करना है कि एक पढ़ने वाले को सही दिशा, और आज के समय में विद्यार्थी के सामने एक मार्गदर्शन का अभाव है। उसे जहां से जैसे मिल रहा है वो अपना कर रहा है। कोई टीचर उसके लिए संपूर्णता उपलब्ध नहीं करा सकता, लेकिन टीचर का एक दायित्व है कि टॉपिक छोटा या बड़ा हो, विषय से जुड़ा हुआ हो, तो उसको लिए एक सही दिशा निर्देश या सही मार्गदर्शन होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट है, मनोविश्लेषणवाद एक संप्रदायों के तहत, जो मनोवैज्ञानिक संप्रदायों में प्रथम बल के रूप में जाना जाता था, उसके वास्तविक अर्थ क्या, उसकी स्थापना क्या, उसके तथ्य क्या थे, उसको फ्रायड ने किन किन भागों में वर्गीकृत किया, तब उसको एक विस्तृत अध्ययन से जोड़ा। तो साथियों, आप इसी क्रमबद्धता के साथ अध्ययन करें, क्योंकि एक टीचर सिर्फ मार्गदर्शन देता है, विस्तार तो छात्र देता है, स्टूडेंट देता है, परंतु स्टूडेंट तब देता है उसे सही दिशा मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए। तो मैं यहां पर अब इनसे जुड़ी हुई जो भी चीजें होंगी, अब तक जो इनसे परीक्षा उपयोगी होंगी, वहां तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप रुचि के साथ, अवप्रेरणा के साथ, अपनी आंतरिक शक्ति के साथ जुड़े रहें, अपने आप पर विश्वास करें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें, चीजों को सही सही तरीके से छानें, परखें और परीक्षा के पैटर्न से जोड़ें। मेरा आपको सुझाव है और शुभकामना कि आपका अध्ययन में दिया हुआ समय सार्थक हो, भगवान आपको सफलता प्राप्त कराए। नमस्कार।